तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड का सेशन है और उत्तराखंड में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमने जो शुरुआत की है वो पंवार वंश से की है। हमने अभी कुड़िंद किरात वगैरह को नहीं लिया है, एंशिएंट एज में है, थोड़ी सी टिपिकल वर्ड्स होते हैं, बाद में पढ़ेंगे, पहले आसान चीज़ें पढ़ लेते हैं। पंवार वंश से शुरू किया हमने। पंवार वंश की जो बैकग्राउंड है, भानु प्रताप, कनकपाल, इनका क्या था और किसने कहा है कि सब अनंतपाल फाउंडर था, किसने कहा जगतपाल, तो कौन कहता है कि भानु प्रताप, कौन कहता है कनकपाल, तो कौन कहता है कि पंवार वंश का फाउंडर जो था वो अजयपाल था, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को हम जान चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट में चल रहे हैं और बिना समय गंवाए हम सीधे शुरू करते हैं अजयपाल से। आपको पता है कि गढ़वाल में छोटे बड़े बहुत सारे गढ़ थे। कुल कितने गढ़ थे? 52 गढ़ थे। अजयपाल जब राजा बना उस समय चांदपुर गढ़ में 4 गढ़ थे, या ये कह सकते हो कि चांदपुर गढ़ जो था चांदपुर के अलावा 3 और गढ़ों को जीत चुका था। गढ़वाल में कुल गढ़ कितने? 52। जब अजयपाल राजा बना उस समय चांदपुर गढ़ में कुल 4 गढ़ थे। यही कह सकते हैं कि अजयपाल के राजा बनने से पहले जो परमार या पंवार वंश है उसमें कुल 4 गढ़ थे, ठीक है ना। बाकी जो 48 गढ़ हैं, 48 गढ़ हैं, वो सारे के सारे किसने जीते? अजयपाल ने जीते। तो एक क्वेश्चन, जैसे अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का मेंस एग्जाम देने जाओ, है ना, तो आप ये कह सकते, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गढ़वाल के एक एकड़ में अजयपाल की भूमिका, या अजयपाल को भारत का बिस्मार्क या भारत का नेपोलियन, सॉरी भारत का नहीं, गढ़वाल का बिस्मार्क या गढ़वाल का नेपोलियन क्यों कहते हैं, समझाइए। देखो, प्री का या एसएससी का या ग्रुप सी के, आप उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्ज़ाम देने जाएं या उत्तराखंड में आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएं तो जीएस आपसे पूछेगा। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है ना, तो वो तो ये होगा भाई, गढ़वाल में अजयपाल कितने बार राजा था, उसने राजधानी कहाँ बनाई, है ना। तो आपको पता होगा कि चंदों और परमारों के बीच में या पंवारों के बीच में, परमार या पंवार एक ही बात हुई, चंदों और पंवारों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई, या कुमाऊँ गढ़वाल में जो लड़ाई शुरू हुई, सबसे पहले इसी के समय में शुरू हुई। कीर्तिचंद ने ये शुरुआत की, कीर्तिचंद ने हमला किया था अजयपाल की सेना पर, अजयपाल को हराया भी था। उसमें तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब आप मेंस में देने जाओगे तो वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ भी पूछेगा आपसे। लेकिन जब आप पीसीएस मेंस में या लोअर पीसीएस मेंस में आप जाओगे तो 5 या 8 नंबर के जो सवाल है उसमें, जैसे मान लो एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री में उधर जाए तो आपसे पूछ सकता है कि अजयपाल की भूमिका, पंवार वंश में अजयपाल की भूमिका, या गढ़वाल की एक एकड़ में किसकी भूमिका? अजयपाल की भूमिका। या अब जैसे यहाँ पर है ना, जैसे एक कवि हैं जिन्होंने कहा है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य जो है, जो मानशाह को समर्पित है, उसमें अजयपाल के बारे में कहा गया कि जिसका नाम ही शत्रु के मन को दुर्बल कर दे। अब देखो, भरत कवि है, उन्होंने कहा है, इसको क्या कहा है भरत कवि ने? कर्ण, युधिष्ठिर, कुबेर, भीम और इंद्र से इसकी तुलना की। एक लाइट तो मैं ऑन ही करना भूल गया, मैं सोच रहा हूँ लाइट्स क्यों कम हो रही हैं, एक लाइट मैंने ऑन नहीं की है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब ऑन हो गई। आगे चलें तो क्या भरत कवि ने इसकी अजयपाल की तुलना किससे की है? कर्ण से, युधिष्ठिर से, कुबेर से, भीम से और इंद्र से। तो उसमें मेंस में जब आप लिखने जाओगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो किस तरह से, तो मैंने इस तरह से क्लास को अरेंज किया है, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम लेना, चाहे आप पीसीएस का मेंस एग्जाम देने चले ना, सब में आपको फ़ायदा होगा। खैर, तो अजयपाल की बात करें तो अजयपाल के बाद अजयपाल सिंहासन पर कब बैठा या गद्दी पर कब बैठा, इसके बारे में विवाद है ना। कोई कहता है कि 1490 में बैठा, कोई कहता है 1500 में बैठा। हम दोनों डेट्स को मान लेते हैं, या तो 1490 या सन 1500 में गद्दी पर बैठा। और इसकी डेथ जो हुई वो 1519 में हुई, ये निर्विवाद है। ये परमार या पंवार वंश का गढ़वाल में 37वां राजा था, ठीक है। 4 गढ़ ऑलरेडी थे चांदपुर गढ़ में, और इसने बाकी 48 गढ़ जीते और पूरे गढ़वाल का एकीकरण या इंटीग्रेशन किया। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, अशोक भारत के एकीकरण के लिए जाना जाता है, उसी तरह से अजयपाल को श्रेय दिया जाता है पूरे गढ़वाल को एक करने का। इसीलिए गढ़वाल का टाइटल है गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क। इसके अलावा इसका एक टाइटल और है दैदीप्यमान नक्षत्र, दैदीप्यमान नक्षत्र इसका टाइटल, ओके। इसके समय में, इसका जो समय था वो साम्राज्यवाद का स्वर्ण युग था। साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? आसपास के इलाकों को जीतना। गोल्डन एज, गोल्डन जैसे ना, जैसे शाहजहाँ के समय को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को जो है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग कहते हैं, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। यानी कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो संस्कृत लिटरेचर था वो अपनी पीक पर था, है ना, अपने पीक पर था। तो इसका मतलब क्या है कि साम्राज्यवाद का गोल्डन एज का मतलब क्या है कि अजयपाल
जितना जीत सकता था उससे कहीं ज़्यादा सीमाओं तक वो आगे चला गया। प्रमाण क्या है कि उसने सारा गढ़वाल एक कर लिया। तो इसका समय जो है साम्राज्यवाद का स्वर्णयुग कहलाता है। अच्छा, इससे पहले जो कार्तिकेय पुरवंश के राजा थे वो गढ़वाल को एक कर चुके थे। उनके जाने के बाद फिर से गढ़वाल जो है अलग अलग हिस्सों में बट गया था। तो कार्तिकेय पुरवंश के बाद सबसे पहले अजयपाल ने फिर से गढ़वाल को एक कर लिया। समझ मेरी बात हैं? ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं। ओके, खैर। अब लेकिन एक दिक्कत है क्या, कि जिस तरह से नेपोलियन युद्ध में हारा बाद में, तो अजयपाल भी युद्ध में हारा था। गढ़वाल में उस समय पंवार वंश का राज था, तो कुमाऊं में जो राज था वो चंदों का राज था। किसका राज था? चंदों का राज था कुमाऊं में। लगभग संपूर्ण कुमाऊं पे एक समय चंदों का राज था। अब जब दोनों की सीमाएं आपस में मिली तो झगड़ा हो गया। भाई देखो, आज भी आप देखो ना, मौका मिले तो बड़े देश जो है छोटे देश को हड़प जाएंगे। देख लो रूस कैसे यूक्रेन पर हावी है ना। तो उस समय तो भाई कोई ना नियम कानून, ना कोई यूएनओ था, ना कोई सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ भी नहीं था। तो जो बड़े राजा थे, जैसे तालाब में होता है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़े बड़े जो राजा थे वो छोटे राजाओं को हड़पना शुरू कर देते थे। तो साहब पंवार भी किसी से कम नहीं थे, तो चंद भी किसी कम नहीं थे। यानी कि ना तो गढ़वाली कम थे, ना कुमाऊनी कम थे, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो अब इसी के समय में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में, या पंवारों और चंदों के बीच में युद्ध शुरू हो गए। इस युद्ध की जो शुरुआत की थी वो की थी कीर्तिचंद ने। कीर्तिचंद ने सबसे पहले कुमाऊं से आकर के गढ़वाल पे, या चंदों का वो राजा जिसने पंवारों पर राजा किया, वो कौन था? वो कीर्तिचंद। हमारी स्टूडेंट भी है ना कीर्ति, याद रहेगा। तो कीर्तिचंद, कीर्ति देखेगी, मुश्किल है देखना, है ना। तो शादी के बाद आमतौर पर कन्याएं जो है फिर वही है ना, सास ससुर देवर भाभी ननद, है ना, इसमें उलझ के रह जाती हैं। शादी के 2-2.5 साल बाद होश आता है, फिर ढूंढना शुरू करते हैं किताबें, है ना। 2-2.5 साल बाद तक तो फिर 2-2.5 साल बाद होता था कि यार अब किताबें ढूंढो, है ना। तो शादी से पहले ही पढ़ लेती। ओके, चलें भाई आगे। ओके, कहाँ थे? हाँ, एक तो मेरे पास एक स्टूडेंट आई पढ़ने के लिए कि सर 2 महीने में मेरा कुछ हो जाएगा। मेरे पास 2 महीने, मुझे 2 महीने में जॉब लगानी है। मैंने कहा इतना डेडिकेशन? हाँ, मैंने ऐसा क्या है भाई 2 महीने? कह रही सर 2 महीने बाद मेरी शादी है। 2 महीने बाद मेरी शादी है। मैंने अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। फिर पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ चले भाई? तो शादी से 2 महीने पहले मत जाओ कन्याओं, 2-2 साल पहले जाओ। ओके साहब, कहाँ थे? तो सबसे पहले हमला किसने किया? कीर्तिचंद ने किया। अब इनके बीच में 2 जगहों पर युद्ध हुआ, एक चौखुटिया और दूसरा लोहागढ़ी। चौखुटिया अल्मोड़ा जिले में। जो आपसे पूछ सकता है कि चौखटिया और लोहागढ़ी के युद्ध किसके बीच में हुए? तो कीर्तिचंद और अजयपाल की सेना के बीच में हुए। इन दोनों में ही कुमाऊनियों ने गढ़वालियों को, या चंदों ने पंवारों को, या कीर्तिचंद ने अजयपाल की सेना को हरा दिया। हराने के बाद एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन कीर्तिचंद की सेना वापस लौट गई। संधि हुई, यानी कि समझौता हुआ, वापस लौट गई। अब किस शर्त पर लौटी? एक तो ये कि जो अल्मोड़ा में देघाट है वो दोनों के बीच की सीमा बन गई। किसके बीच की? पंवारों और चंदों के बीच की सीमा बन गई, एक बात। और दूसरी बात, उसने कहा भाई आप हमें एक रेगुलर टैक्स दोगे, और वो टैक्स जो होगा वो सोने के रूप में होगा। यानी कीर्तिचंद ने, अजयपाल कितना भी ताकतवर राजा क्यों नहीं था, लेकिन कीर्तिचंद ने उससे भी सोने के रूप में टैक्स वसूल लिया। उसके बाद युद्धों का सिलसिला लगातार चलता ही रहा। खैर, अब इस हार के बाद चांदपुरगढ़ की राजधानी क्या थी? चांदपुरगढ़ की राजधानी पहले तो चांदपुरी थी, फिर चांदपुरगढ़ की राजधानी इसने बनाई देवलगढ़। देवलगढ़ जो है वो पौड़ी जिले में, कौन से जिले में? पौड़ी जिले में। इस हार के बाद इसने सबसे पहले राजधानी अपनी बनाई देवलगढ़, जो कि पौड़ी जिले में है। और उसके कुछ समय बाद सन 1517 में इसने अपनी नई राजधानी बनाई श्रीनगर में, जो कि बाद में फिर लंबे समय तक पंवारों की राजधानी रही थी। बाद में इसने अपनी राजधानी बनाई 1517 में श्रीनगर में, और 1519 में इसकी डेथ हो गई। इसकी तारीफ करते हुए मानवोदय काव्य में इसके बारे में लिखा गया है कि जिसका नाम ही शत्रु के मन को दुर्बल कर दे, है ना। जैसे आजकल इंडियन क्रिकेट टीम है ना, तो उससे कोई भी टीम खेलने आती है तो आधी लड़ाई तो पहले हार जाती है, अरे यार इंडिया को कैसे हराएंगे। हाँ, इसमें पावर है इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, फिर भरत कवि हैं, उन्होंने अजयपाल की तुलना की है कर्ण से, युधिष्ठिर से, कुबेर से, भीम से, इंद्र से। ठीक है। अच्छा, गढ़वाल में क्या था? वर्ण व्यवस्था खैर अब तो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सुना एंशिएंट एज में या मेडिवल एज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। तब होता क्या था? बड़ी फौज थी भाई। अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी फौज रखनी पड़ी। क्यों? 3,70,000 की फौज थी ना उसके पास। क्यों? क्योंकि उसका सपना क्या था कि पूरी दुनिया को जीतूंगा। तो अब जब 3,70,000 की फौज थी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस सारे तुर्क की उस फौज की सप्लाई कर देंगे।
जो तुर्क थे वो कम पड़ गए। अब जब तुर्क कम पड़ गए, फौज ज़्यादा थी, तो अब जो नॉन तुर्क हैं उनको भी लेना पड़ा। धीरे धीरे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी लेना पड़ा। उसी तरह से ब्रिटिशर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो शुरू में जब छोटी मोटी झड़पें होती थी तो कम ही सेना चाहिए थी, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने बड़े इलाकों को जीतना शुरू कर दिया तो अब ज़्यादा आर्मी चाहिए। अच्छा, ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भारत से वो लेती थी आर्मी या सोल्जर लेती थी। तो ज़्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय, ये जो हम कुलीन वर्ग कहते हैं ना, ये फ़ौज में आ गए। अब जब ये फ़ौज में आ गए तो छुआछूत हावी थी। फिर सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं वो भी हम अपनाएंगे। सिख पगड़ी रखा, हाँ भी रख लोगे। मुस्लिम जो है नमाजी टोपी पहन लोगे। ब्राह्मण टीका लगा लोगे। और भाई हम फला के हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे, फला के हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे। हमारा रसोई अलग होगा, इस जाति का होगा, उस पंथ का होगा, उस मज़हब का होगा। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सन 1850 के आसपास फ़ौज इतनी बड़ी हो गई और अब ये ज़रूरी हो गया, फ़ौज कहीं उत्तर से, कहीं दक्षिण, कहीं पूरब पश्चिम से आई। ये ज़रूरी हो गया कि फ़ौज में अब संप्रदाय, जाति या नस्ली आधार पर भेदभाव ना दिखे, फ़ौज जो है सारी एक सी दिखे। तो अंग्रेज़ों ने एक नियम बना दिया कि भैया आप धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो है आपके, टोपी है, पगड़ी है, दाढ़ी है, तिलक है, इसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इसके नाम पर विद्रोह भी हो गया था, सेना बगावत भी हो गई थी। तो इसी तरह से जब अजयपाल की सेना बहुत ज़्यादा हो गई तो पहले सेना में तो ब्राह्मण और ठाकुर ही थे, ये उच्च वर्ण के लोग हैं। लेकिन अब सेना में मेरा वर्ण प्रथा में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़ा रहे हैं तो बताऊं, तो जो तथाकथित निम्न वर्ण के लोग हैं वो भी आने लगे। तो जो उच्च वर्ण के लोग थे कहने साहब हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम फला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम फला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए अजयपाल ने एक प्रथा शुरू की जिसका नाम था सरोला ब्राह्मण प्रथा। सरोला ब्राह्मण प्रथा, कोई एक खास समुदाय खाना बनाएगा, वो खाना सभी लोग खाएंगे। इस प्रथा को कहा गया फौज में सरोला ब्राह्मण प्रथा। किसने शुरू की? अजयपाल ने। एक शब्द आता है अजयपाल का ओढ़ा। तो इसके बॉर्डर पर या इसकी सीमाओं पर जो पिलर लगे हुए थे, स्तंभ जो लगे हुए थे, उन्हें कहा जाता था अजयपाल का ओढ़ा। ओके, अच्छा, अब ये धर्म अनुरागी शासक भी था। धर्म अनुरागी यानी कि जिसे धर्म से खास लगाव हो। इसको गढ़वाल का अशोक कहा गया। सम्राट अशोक किसके लिए जाना गया है? सम्राट अशोक जो है शक्तिशाली तो था, उसने बहुत से इलाके जीते। लेकिन सम्राट अशोक उससे भी ज़्यादा जाना जाता है धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जानते हो बौद्ध धर्म? जानते हो ना बौद्ध धर्म का फाउंडर कौन है? बोलो बोलो बोलो। सच में नहीं पता? अरे महात्मा बुद्ध है ना। तो खैर कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म अशोक का कर्जदार है, बौद्ध धर्म अशोक का ऋणी है। वजह क्या है कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उसने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा उसने धम्म चलाया। इसके अलावा अब जब उसकी रुचि धम्म में और बौद्ध धर्म में हुई तो उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम भी किए। इसी तरह से ये अजयपाल है, इसकी भी धर्म में रुचि थी, लेकिन ये मानता था गोरखनाथ पंथ को। गोरखनाथ पंथ को मानता था। गोरखनाथ पंथ का ये फॉलोअर था। कौन से पंथ का? गोरखनाथ पंथ का ये फॉलोअर था और इसने इस गोरखनाथ पंथ को खूब बढ़ाया। इसे कहा जाता है गढ़वाल का अशोक। और जो लोगों एक होता है ना जनश्रुति, जनश्रुति का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। जैसे आसपास हम लोग सुल्ताना डाकू की कहानी सुनते हैं ना, नाम सुना सुल्ताना डाकू? तुमने कुछ नहीं सुना? आज हम लोग ना सुल्ताना डाकू की कहानी सुनते हैं, महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हैं कि भाई उनका भाला इतना भारी था वगैरह वगैरह। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसे हम कहते हैं जनश्रुतियाँ। तो जो गढ़वाल की जनश्रुतियाँ हैं वो ये कहती हैं कि जो गोरखनाथ पंथ है ना उसमें 84 सिद्ध हुए हैं। सिद्ध माने पहुँचे हुए संत। 84 सिद्ध हुए हैं। उन 84 सिद्धों में से एक अजयपाल भी था, जनश्रुतियाँ ही कहती हैं। ओके, चलिए भाई, हो सकता है। देवलगढ़ कहाँ रही? अजयपाल की एक राजधानी। पहले चांदपुरगढ़ थी, फिर वहाँ से देवलगढ़ आई। तो देवलगढ़ से एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में इसको कहा गया धर्मपाथु, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाला। इसे धर्मपाथु कहा गया है। ठीक है साहब। इसके अलावा इसी ने श्रीनगर में, श्रीनगर शहर गढ़वाल में जो है काली देवी मंदिर बनाया या काली देवी मठ बनाया। ठीक है ना। इसका जो महल है वो चांदपुरगढ़ में था। चांदपुरगढ़ में इसका महल था। इसके अलावा देवलगढ़, देवलगढ़ कहाँ हुआ? पूरी गढ़वाल जिले में। देवलगढ़ में इसने जो पवारों की कुल देवी हैं राज राजेश्वरी, उनका मंदिर बनाया। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? देवलगढ़। और देवलगढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में। किसने बनाया? अजयपाल ने। और राज राजेश्वरी किन की कुल देवी हैं? जैसे हमारे बुक्सा जनजाति है ना, तो बुक्सा जनजाति किसको अपनी कुल देवी मानती है? चैती में माता बाल सुंदरी, है ना। ओके, तो
इसके अलावा अजयपाल के जो गुरु थे वो थे सत्यनाथ, इनकी समाधि है देवलगढ़ में। और अजयपाल जो है इसने एक प्रथा शुरू की हमारे यहाँ गढ़वाल में, द्युली पाथा। द्युली पाथा का मतलब है माप तोल का मानकीकरण, यानी कि मापने के जो पैमाने होंगे, तोलने के जो पैमाने होंगे, उन सब का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया। जैसे आजकल है ना इंच, फीट, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, है ना, एयर, एकड़ और 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, सब स्टैंडर्ड है ना। तो इसने गढ़वाल में इन सब चीज़ों का मानकीकरण किया था, जिसको कहा गया द्युली पाथा। मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, पॉज करूँ। सहजपाल इस वंश का 42वां राजा था। 1547 से 1575 तक हुआ है ये, ठीक है ना। सहजपाल के देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख मिले। कितने अभिलेख मिले? 5। कहाँ से मिले हैं? देवप्रयाग में। कौन से मंदिर से? रघुनाथ मंदिर से। सहजपाल इस वंश का कौन सा राजा था? 42वां राजा, ठीक है साहब। आगे चलें। अच्छा, ये जो सहजपाल है ना, इसके समय में ही गढ़वाल पर सबसे पहले मुगलों का हमला हुआ। मुस्लिमों का नहीं, मुगलों का, क्योंकि सल्तनत काल में भी हमले हो चुके थे। तो इसके समय में, सहजपाल के समय में गढ़वाल पे सबसे पहले मुगलों का हमला हुआ। किसने किया था? अकबर के सेनापति हुसैन खान ने। वो कहाँ पर किया था? तराई पर। गढ़वाल की जो तराई है उस पर हमला किया था, ठीक है। बाद में खैर समझौता हो गया। इसी के समय में, अभी पिछला उत्तराखंड पीसीएस जो हुआ 14 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन भी आया। इसी के समय में अकबर ने एक मिशन भेजा। उस मिशन का मकसद था कि आप ये देखो गंगा नदी एक्चुअली निकलती कहाँ से है। गंगा नदी के उद्गम का जो सोर्स है उसको ढूंढने के लिए अकबर ने अपना एक मिशन भेजा, जो कि इसके एम्पायर से होकर के गुजरा था। तो पंवार वंश की हिस्ट्री में ये सेकंड पार्ट था। मुझे उम्मीद आपको ठीक लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसको अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, हमें हौसला मिलेगा। थैंक यू।